नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? ठीक हो ना बेटा? तो आज हम चैप्टर 5 फिजिक्स के दो टॉपिक करने वाले हैं। पहला है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये सीबीएसई वालों को कट है, बट यहाँ से सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। सीबीएसई वालों के लिए यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं पढ़ेंगे तो हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही पता नहीं चलेगा। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ लिया था, तो आज थर्ड लॉ और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ की। तो न्यूटन थर्ड लॉ को स्टार्ट करने से पहले हमें दो चीज पढ़नी पड़ेगी, वो है न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, जो हमने कर लिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ आपको कॉन्सेप्ट बताता है फोर्स का, कि भाई फोर्स नाम की कोई चीज होती है। और न्यूटन सेकंड लॉ बताता है कि भाई फोर्स की क्वांटिटी, कितना फोर्स लगना चाहिए। बट वो फोर्स कहाँ से आता है, कैसे आता है, किधर आएगा, वो सब बताएगा न्यूटन थर्ड लॉ। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी, व्हाट एजेंसी प्रोवाइड एक्सटर्नल फोर्स, किसके कारण एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है। ये दो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोर्स लगा, कहां से आया, किसके कारण आया, वो देखना। चलो एग्जांपल, कंसीडर अ पेयर ऑफ बॉडीज एंड, दो पेयर ऑफ बॉडीज हैं। ठीक है, बी गिव्स राइज टू एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए, बी है वो ए पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है। अ नेचुरल क्वेश्चन इज, डज ए इन टर्न गिव राइज टू एक्सटर्नल फोर्स ऑन बी। ये ए है, ये बी है, ये बी जो है वो ए पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है। तो क्या ए बी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा? अगर डायग्रामेटिकली देखें तो ये ए और ये बी, मान लेते हैं बी है वो ए पे फोर्स लगा रहा है, तो क्या ए बी पे फोर्स लगाएगा? इन सम एग्जांपल द आंसर सीम्स क्लियर। मान लेते हैं इफ यू प्रेस अ कॉइल्ड स्प्रिंग, दबाते हैं, द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय द फोर्स ऑफ योर हैंड। हम दबाएंगे इसलिए कंप्रेस होगा। The compressed spring in then turn exerts a force on your end and make you feel it. जैसे ही दबाएंगे तो थोड़ी देर, एक आध दो सेकंड के लिए पता नहीं चलेगा, फिर आपको लगेगा भाई स्प्रिंग भी हम पे फोर्स ला रही है। ठीक है, ऐसे जब दबाओगे, ट्राई करना, घर पे स्प्रिंग होगी तो, स्प्रिंग नहीं होगी तो पेन में भी स्प्रिंग आती है, दबाओ और फिर आपको फील होगा कि भाई हाथ में भी फोर्स लग रहा है। बट व्हाट इफ द बॉडीज आर नॉट इन कांटेक्ट। मान लेते ये तो स्प्रिंग और हमारा हाथ कांटेक्ट में, बट ये देखो ये दो बॉडीज कांटेक्ट में ही है। ऐसा ही एग्जांपल अर्थ और स्टोन की बात करते हैं। तो देखो, द अर्थ पुल्स अ स्टोन डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी। ऊपर को स्टोन फेंकते हैं, फिर भी वो नीचे क्यों आता है? सबको पता है, ड्यू टू ग्रेविटी। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये मान लो, ये थोड़ा सा मैं इसको रफ कर दूं ताकि आपको क्लियर हो। ये मान लो अर्थ है, ठीक है, यहाँ से स्टोन नीचे आता है, ये स्टोन है आपका। तो ये स्टोन पे अर्थ फोर्स लगा रहा है, तो क्या स्टोन है वो अर्थ पे फोर्स नहीं लगाएगा? द आंसर इज नॉट ऑब्वियस, सिंस हमें पता नहीं चलेगा कि वो लगा रहा है, क्योंकि स्टोन नीचे आ रहा है। स्टोन नीचे आ रहा है तो उसका मतलब ये हो रहा है कि भैया होल एंड सोल अर्थ है, वो स्टोन पे फोर्स लगा रहा है। तो इसका मतलब स्टोन अर्थ पे फोर्स नहीं लगाया, कुछ भी लगाएगा, बट वी हार्डली सी द इफेक्ट ऑफ द स्टोन ऑन द अर्थ। द आंसर अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन ने क्या बोला? यस, न्यूटन का एग्जांपल क्या था? एप्पल वाला। एप्पल नीचे गिर रहा है तो एप्पल, अर्थ जो है वो एप्पल पे फोर्स लगा रहा है, तो क्या एप्पल अर्थ पे फोर्स नहीं लगाएगा? लगाएगा। यस, द स्टोन डज एक्सर्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द अर्थ। फिर क्यों दिखता नहीं है? We do not notice it since the earth is very massive and the effect of a small force on its motion is negligible. Already earth move कर रहा है, और वो स्टोन के कारण उसका इफेक्ट अर्थ पे बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, कोई ज्यादा इफेक्ट दिखेगा नहीं। ठीक है, तो बेसिकली फोर्स, हमें इससे क्या पता चला? फोर्स इज अ म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज के बीच का म्यूचुअल इंटरेक्शन है। फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पैर, ये याद रखना एक मार्क के लिए, अकर इन पैर, एक दूसरे के साथ, अकेला नहीं होगा। फर्दर द म्यूचुअल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। म्यूचुअल फोर्स मतलब इसका इस पे फोर्स इक्वल होगा तो ये सामने इस पे ही फोर्स लगाएगा। देखते हैं डायग्रामेटिकली।
ए और बी, ए बी पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो उतना ही फोर्स क्या लगेगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे, एफ बी ए इज इक्वल टू एफ ई बी, बट उनका डायरेक्शन अपोजिट होगा। देख लो, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर है। क्या लिखा है, टू बॉडीज आर ऑलवेज इक्वल। दिस आइडिया वाज एक्सप्रेस्ड बाय न्यूटन इन द फॉर्म ऑफ थर्ड लॉ। क्या बताया था, ये लॉ हम हमारे जिंदगी में भी यूज करते हैं। अगर हमारे फ्रेंड किसी के साथ या किसी दुश्मन के साथ बुरा होता है तो हम क्या बोलते हैं, भगवान ने सब देख रहा है, यहाँ का यहीं पे, जैसा करोगे वैसा पाओगे। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये देखो, उसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल नीचे बनता है। अगर ये बंदा बोट से बाहर डेक पे, डेक मतलब समझ रहे हो, डॉक, डॉक डेक नहीं, डॉक पे जंप कर रहा है। डॉक मतलब वो जमीन जहां से फिर हम अंदर आ जाते हैं, ओके, जहाँ पे शिप, बोट और एंकर करी जाती है। तो जैसे ही अंदर आएगा तो वो बोट को पीछे धक्का मारेगा, इसलिए तो वो आगे आ पाएगा। तो रिएक्शन, एक्शन क्या हुआ, उसने बोट को धक्का मारा, रिएक्शन क्या है, इसलिए तो वो आगे बढ़ा। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से बेटा। चलो, next point. Let us note some important point about the let us note some important points about the third law, particularly in regard to the usage of the terms action and reaction. Okay बेटा, तो बहुत बार एक्शन और रिएक्शन को पढ़ने के वक्त थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, तो वो कंफ्यूजन दूर करते हैं। पहली, द टर्म्स एक्शन एंड रिएक्शन इन थर्ड लॉ मींस नथिंग एल्स बट फोर्स। एक्शन वाला, एक्शन फोर्स मान लो बॉडी बी पे लग रहा है, तो रिएक्शन फोर्स बॉडी ए पे लगेगा। Using different terms for the same physical concept can sometimes be confusing. A simple and clear way of stating the third law is as follows. Force always occur in pairs. Force on a body A by B is equal and opposite to the force on the body B by A. Action reaction में अगर मान लो आपको confusion हो रहा है तो क्या बोल सकते हो, force on A by B is equal to force on B by A. दूसरा, the terms action and reaction in third law may give a wrong impression that action comes before reaction. दैट इज एक्शन इज द कॉज एंड रिएक्शन इज द इफेक्ट। ये भी गलत है, दोनों पैर में होंगे, इसके कारण वो होता है, उसके कारण ये होता है, नहीं। देयर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशन इम्प्लाइड टू द थर्ड लॉ। ऐसा नहीं होता है कि भाई इसके कारण ही वो सामने होगा। द फोर्स ऑन ए बाय बी एंड द फोर्स ऑन बी बाय ए एक्ट एट द सेम इंस्टेंट। जैसे ही फोर्स ऑन ए बाय बी लगता है, द सेम इंस्टेंट फोर्स ऑन बी बाय ए लगेगा। By the same reasoning, any one of them may be called action and the other can be called reaction. दोनों में से कोई भी एक एक्शन कहेगा और कोई भी एक रिएक्शन कहा जाएगा। इसलिए आप कंफ्यूज मत होना कि भाई एक्शन के बाद ही रिएक्शन आएगा। एक्शन ऑलवेज अकर्स। आपने किसी को थप्पड़ मारा तो रिएक्शन में आपको थप्पड़ लगेगा, वो आपके रियल लाइफ में होता है। फिजिक्स में एक्शन रिएक्शन इज पैर, और वो भी इंस्टेंट होता है। इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा, इतना। तीसरी बात, action and reaction forces act at different bodies, not on the same bodies. एक्शन मान लो फोर्स ऑन ए बाय बी है, तो रिएक्शन फोर्स ऑन बी बाय, एक्शन ए पे लग रहा है तो रिएक्शन बी पे होगा। समझ रहे हो, ये भी चीज समझनी है। कंसिडर अ पेयर ऑफ इक्वेशन ए एंड बी अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ। मैंने आपको स्टार्टिंग में लिख के बता दिया, क्या, एफ ए बी माइनस एफ बी ए, दैट इज फोर्स ऑन ए बाय बी इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन बी बाय। अब यहाँ पे देखो, फोर्स ऑन ए लग रहा है और यहाँ पे फोर्स ऑन बी लग रहा है। क्लियर हो गया। Thus, if we are considering the motion of any one of body A or B, only one of the two forces is relevant. It is an error to add up the two forces and claim that the net force is zero. आप इन दोनों का ऐड कर दोगे और बोलोगे सर जीरो हो गया, तो वो नहीं हो सकता, बिकॉज एक पे ही लगेगा। However, but if you are considering the system of two bodies as a whole, अगर आपने सिस्टम लिया, देखो बेटा ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सिस्टम ले रहे हो ना, तो सिस्टम के अंदर दोनों पार्टिकल्स आ जाएंगे। बट अगर आप एक बॉडी को कंसीडर कर रहे हो तो वो सिस्टम नहीं है। सिस्टम मतलब, मान लो कार है, तो कार के अंदर चार लोग बैठे हैं, तो चारों के चार, कार एक सिस्टम हुआ, उसके अंदर चार पार्टिकल्स हो गए। बट अगर उसके अंदर का कोई भी एक पार्टिकल ले रहे हो तो वो सिस्टम नहीं होगा। If you are considering system of two bodies as a whole, then FAB and FBA are internal forces of the system A plus B। A plus B, अब सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल है उन सबका एडिशन।
दे एड अप टू गिव अ नल फोर्स। नल फोर्स मतलब उसके कारण इंटरनल फोर्स कोई भी नहीं लग रहा है, जो भी फोर्स लग रहा है वो कहां से लगेगा, इंटरनल फोर्स इन अ बॉडी और सिस्टम ऑफ पार्टिकल, दस कैंसल अवे इम्पैक्ट। वापिस समझा रहा हूँ बेटा, सिस्टम मतलब कि मान लो ये आपके पास सिस्टम है, ठीक है, इसमें ए इसमें बी, ए बी पे फोर्स लग रहा है, बी ए पे फोर्स लग रहा है, बट अगर आप सिस्टम की बात कर रहे हो तो जितना ए बी पे फोर्स लगा रहा है उतना बी ए पे लगा रहा है, तो टोटल क्या हो जाएगा, जीरो। तो सिस्टम पे अंदर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जो भी फोर्स कहां से लगेगा, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। बट हाँ अंदर की बात कर रहे हो तो ईच एंड इंडिविजुअल पे अंदर अंदर एक 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 एक, एक फोर्स लगता रहेगा। ठीक है बेटा, पक्का। चलो ऑल द वीडियो नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर ना पता चले तो प्लीज लेट मी नो, बट ध्यान से सुनना है, ओके। क्या बोल रहा है, टू identical billiard ball strikes a rigid wall with the same speed but at different angles. Two identical billiard balls strike a rigid wall with the same speed. ये देखो फर्स्ट बॉल और ये सेकंड बॉल, ठीक है, क्लियर हो गया, ये फर्स्ट बॉल और ये सेकंड बॉल, सेम स्पीड, दोनों की स्पीड देख सकते हो, यहाँ पे भी u है, यहाँ पे भी u है, एंड गेट रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन स्पीड है, इसलिए रिफ्लेक्शन भी u के साथ ही होगा और इसका u के साथ। इसके बीच में देख रहे हो जितने एंगल से आ रहा है उतने एंगल से चला रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री है। अभी हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल, एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स imparted by the two balls by the ball, okay, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स imparted to the balls by the ball, बॉल जो है वो बॉल पे इम्पल्स लगाएगा तभी तो वो वापस जाएंगे, फोर्स लगाएगा बॉल बॉल पे फोर्स लगाएगा इसलिए वो भागेगा, ठीक है। चलो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला तो बेटा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। हम क्या बोल सकते हैं, सबसे पहला हम फर्स्ट सॉल्व करने की स्टार्ट करते हैं। लेट यू बी द स्पीड ऑफ ईच बॉल बिफोर एंड आफ्टर कलीजन, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि आफ्टर एंड बिफोर कलीजन उनकी दोनों की स्पीड क्या रह रही है, सेम, बिफोर एंड आफ्टर कलीजन विद द बॉल, ठीक है, एंड एम बी द मास ऑफ ईच बॉल। कितना क्लियर हो गया बेटा। तो फर्स्ट फिगर में से आप देखोगे, फर्स्ट फिगर ए, सो इन फिगर ए, बताओ बेटा, अभी मोमेंटम की बात चल रही है, हम आप बोले सर मोमेंटम क्यों लगाओगे, बिकॉज हमें क्या फाइंड करना है, हमें देखो लास्ट में इम्पल्स भी फाइंड करना है और चेंज इन स्पीड हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, इसलिए मोमेंटम ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो हम पी एक्स इनिशियल की बात करते हैं, पी एक्स इनिशियल, इनिशियल पी एक्स कहाँ पे जा रहा है, अंदर के साइड जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साइड जा रहा है, मतलब एम यू, और पी एक्स फाइनल देखो तो कितना हो जाएगा, माइनस एम यू, क्योंकि बाहर की साइड आ रहा है। अब पी वाई की बात करते हैं, फॉर फिगर ए की बात करें, इसमें वाई एक्सिस में कोई भी मोमेंटम या वेलोसिटी है नहीं है, मतलब वो जीरो है, और वाई एक्सिस फाइनल भी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वाई एक्सिस में तो कोई है ही, ठीक है। हमें इम्पल्स फाइंड करना है, तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अब देख सकते हो यहाँ पे मोमेंटम सिर्फ वाई एक्सिस में चेंज, एक्स एक्सिस में ही चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस में तो हो ही नहीं रहा। देयरफॉर एक्स कंपोनेंट, याद करो हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी देख लिया, तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा, एक्स कंपोनेंट ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, कितना है बेटा, माइनस एम यू, इनिशियल भी कितना है एम यू, बट फाइनल माइनस इनिशियल है तो कितना आ जाएगा, माइनस टू एम यू। सिमिलरली
y कंपोनेंट ऑफ इम्पल्स की बात करते हैं हम, तो कितना आ जाएगा, फाइनली जीरो माइनस इनिशियली जीरो, जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, पक्का? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन जल्दी से। ओके बेटा, अब हमने ए फिगर के लिए देख लिया, अब बात करते हैं किसके लिए बेटा, बी फिगर के लिए। तो बी फिगर के लिए आप चेक कर सकते हो कि ये रहा आपका बी फिगर, एंगल पे हो रहा है, एंगल पे हो रहा है, कितना एंगल पे हो रहा है, 30 डिग्री पे। और तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, तो पहले हम उसके दो कंपोनेंट बना देते हैं बेटा। देखो, ये इस साइड और ये इस साइड, ये इनिशियल कंपोनेंट, ये इनिशियल कंपोनेंट। इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, ये इस साइड और ये इस साइड, ये फाइनल कंपोनेंट, ये फाइनल कंपोनेंट। मैं यहाँ पे साइड में बना रहा हूँ, पहले जब बॉल अंदर आ रहा है उसके लिए, ठीक है, यू पे अंदर आ रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे बेटा। ये 30 डिग्री है, तो एक्स एक्सिस पहले क्या होगा, एम यू कॉस 30 डिग्री, और ये नीचे जाएगा इसलिए एम यू साइन 30। ये है बिफोर कॉलिजन। आफ्टर कॉलिजन क्या हो रहा है, देखो ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एम यू कॉस 30, और ये हो जाएगा एम यू साइन 30। ये किसकी बात चल रही है बेटा, आफ्टर कॉलिजन। इतनी बात क्लियर हुई बेटा सबको? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो अगर हम अब सॉल्व करते हैं तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण क्या होता है, फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू द बॉल इज नॉर्मल टू द वॉल अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। इसमें हमने फर्स्ट फिगर में देख लिया, ये हम फर्स्ट फिगर का अभी हमने देख लिया, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। हम अभी स्टार्ट करते हैं हमारा बी फिगर बी, फॉर बी फिगर पी एक्स इनिशियल बताओ, पी एक्स इनिशियल कितना होगा, कौन सा डायरेक्ट, ये इनिशियल है मतलब बिफोर कॉलिजन, कितना होगा, एम यू कॉस 30। पी एक्स फाइनल क्या होगा, आफ्टर कॉलिजन अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस एम यू कॉस 30। पी वाई इनिशियल कितना होगा, पी वाई इनिशियल, देखो पी वाई इनिशियल नीचे के डायरेक्शन में, माइनस एम यू साइन 30। पी वाई फाइनल क्या होगा, वो भी नीचे के डायरेक्शन में, देखो इसलिए माइनस एम यू साइन 30 डिग्री। पता है ना बेटा, नीचे के डायरेक्शन मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसलिए। तो अगर हम बात करते हैं देयरफॉर एक्स कंपोनेंट ऑफ इम्पल्स की बात करते हैं, व्हाट इज इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम। एक्स कंपोनेंट ऑफ इम्पल्स क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब माइनस एम यू, सॉरी एक्स की बात कर रहे हैं ना, एक्स में तो क्या आएगा, फाइनल क्या है, माइनस एम यू कॉस 30 माइनस इनिशियल, वो तो प्लस एम यू कॉस 30 है, तो माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस 2 एम यू कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो ये कितना हो जाएगा, -√3 एम। ठीक है, अब y कंपोनेंट की बात करते हैं, y कंपोनेंट ऑफ इम्पल्स फॉर फिगर की बी की बात करते हैं, y कंपोनेंट ऑफ इम्पल्स, तो क्या होगा, फाइनल, फाइनल क्या देखो, पी वाई फाइनल माइनस एम यू साइन 30 डिग्री, माइनस इनिशियल क्या है, वही है माइनस एम यू साइन 30 डिग्री। दोनों सेम क्वांटिटी है, इसलिए माइनस कर रहे हो, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगेन जो भी है वो अलोंग एक्स एक्सिस ही होगा, वाई एक्सिस जीरो है, जैसे फिगर ए में भी अलोंग एक्स एक्सिस ही था, वाई एक्सिस जीरो था, तो सेम टू सेम सेकंड केस में भी 30 डिग्री में भी अलोंग एक्स एक्सिस ही रहेगा, वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है बेटा, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, ये टॉपिक आपके टेक्स्ट बुक में शायद है नहीं, मुझे आइडिया एग्जैक्टली नहीं है, बट फिर भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। अपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन एन एलिवेटर और अ लिफ्ट। ठीक है, व्हेन यू स्टैंड इन अ लिफ्ट, सिंपल सी बात है,
अगर आप लिफ्ट पे खड़े रहते हो, व्हेन यू स्टैंड इन अ लिफ्ट एंड लिफ्ट एक्सेलरेट इट अपवर्ड डायरेक्शन, आप लिफ्ट में खड़े हो और ऊपर जा रहे हो तो आपको थोड़ा सा हैवी लगेगा, यू फील स्लाइटली हैवियर, यू फील स्लाइटली, कब? एक्सेलरेट इन अपवर्ड डायरेक्शन। बट वही का वही नीचे आ रहा है, तो व्हेन लिफ्ट एक्सेलरेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन यू फील स्लाइटली लाइटर देन योर ओरिजिनल वेट, आपके ओरिजिनल वेट के कारण थोड़ा सा लाइट लगेगा। दिस वेट दैट अ बॉडी एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग अपवर्ड, आपके वेट के कंपैरिजन में कम लगेगा, आपके वेट के कंपैरिजन में ज्यादा लगेगा, मतलब वो आपका एक्चुअल वेट नहीं है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? अपरेंट वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरेंट वेट। मैं 5 केस के थ्रू आपको समझाऊंगा। पहला केस देखिए, व्हेन द लिफ्ट, ये सारी चीजें आएंगी यहाँ, और एंट्रेंस एग्जाम्स में ये भर भर के आती है, तो अच्छे से पढ़ाई करना, काम आएगा आपको। When the lift is accelerating downward, मान लो ये देखो नीचे जा रहा है, ये देखो एक्सेलरेशन इसका नीचे हो रहा है, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, ये कहाँ से है मैं बताता हूँ, बहुत ही ज्यादा ध्यान से। फोर्स इक्वेशन ऑफ बॉडीज, ओके, समझना हमें क्या है, ध्यान से सुनना, ध्यान से, बहुत ही ज्यादा ध्यान से, कि नॉर्मल रिएक्शन, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसका नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ऊपर लगता है, हमने बुक वाला एग्जांपल लिया, बट उसका वेट mg नीचे लगेगा। मान लेते हैं उस ऑब्जेक्ट, ये लिफ्ट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है उसका वेट m है, उसका वेट नीचे लगेगा और रिएक्शन ऊपर लगेगा। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है? एक्चुअल में लिफ्ट नीचे जा रही है, देखो एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड है ना, लिफ्ट क्या हो रही है? नीचे आ रही है, नीचे 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 आ रही है, मतलब इसका डायरेक्शन क्या है? नीचे नीचे। मतलब अभी ये मान लो बुक होती, ये बुक होती तो ये स्टेशनरी रेस्ट पे होती, ठीक है? तो mg और r दोनों इक्वल होते हैं, mg माइनस r इज इक्वल टू 0, बिकॉज mg और r क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बट ऑब्जेक्ट अभी नीचे आ रहा है, देखो a नीचे आ रहा है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? mg माइनस r इज इक्वल टू, उसका फोर्स कहाँ पे लग रहा है? नीचे लग रहा है, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। कितना एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है? m है। अब समझ में आया? Here R is the normal reaction provided by the floor of the lift. This is equivalent to apparent weight. तो अब आप नीचे आओगे, नीचे, तो आपको आपका वेट ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? कम लगेगा। क्यों? तो देखो अब इसमें से आप R सॉल्व करो, माइनस R इस साइड आ गया तो प्लस R, और M इस साइड आएगा तो माइनस M। तो R की वैल्यू, R का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? mg माइनस M। अब ये mg माइनस m है, मतलब वेट नीचे है माइनस एक्सेलरेशन, तो आपका जो r है वो नॉर्मल रिएक्शन है, जो लिफ्ट आपको वेट लगा रहा है तो वो तो कम ही लगेगा ना, mg मतलब वेट, w इज द एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी एंड r इज कॉल्ड द अपरेंट वेट। सो अपरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट से क्या होगा? हमेशा कम होगा, इसलिए आपको क्या फील होता है? लाइट फील होता है। देखो बहुत लोगों के घर बिल्डिंग में होते हैं, या बिल्डिंग में आप गए भी होंगे, लिफ्ट होती है, ट्राई भी कर लेना आप लोग। अगर बुर्ज खलीफा गए होंगे आप में से कोई, या फिर मुंबई में बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में गए होंगे, वहां पे लिफ्ट बहुत ज्यादा स्पीड में जाती है, ठीक है? तो आप चेक कर सकते हो, वहां पे आपको क्या होगा? लाइट फील होगा। रीजन इज, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, वेट नीचे लगेगा, और एक्सेलरेशन भी नीचे हो रहा है, सो आर का फॉर्मूला क्या होगा? डब्ल्यू माइनस एम ए। जितना एक्सेलरेशन होगा उतना वो, उतना, जितना ज्यादा एक्सेलरेशन आपको उतना वेट कम फील होगा, इसलिए आप लाइट फील करेंगे, ठीक है? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। मान लेते उसकी जगह पे लिफ्ट ऊपर जा रही होती है, तो अगर मान लो लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड, तो अब मैं उसका केस बताता हूँ। देखो लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है ना, ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, ठीक है? देखो जी हमेशा नीचे लगेगा, वो है एम जी, आर हमेशा ऊपर लगेगा। अब एक्सेलरेशन लास्ट केस में नीचे था, इस केस में ऊपर होगा, ठीक है? अब यहां पे आप mg माइनस आर इज इक्वल टू एम ए नहीं कर सकते, क्योंकि मोशन किसकी तरफ हो रहा है? ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है, मतलब कौन ज्यादा होना चाहिए? नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होना चाहिए ना। लॉजिकल बात है, अगर वेट नीचे, वेट ज्यादा हो ही नहीं सकता, वरना तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता। समझ रहे हो बेटा इस बात को? तो ये केस पॉसिबल नहीं हो सकता।
याद रखने का सिंपल तरीका, एक्सेलरेशन किसकी तरफ है, ऊपर, तो कौन ज्यादा होगा, आर। आर ऊपर है, एम जी नीचे है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए आर माइनस एम जी वो किसके इक्वल होगा, एम। देखो आ गया, और माइनस एम जी को इस साइड क्या होता है, एम जी प्लस एम। एम कॉमन निकालो, जी प्लस ए, मतलब अपेरेंट वेट है लास्ट केस में। देखो आपका यहाँ पे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एम जी माइनस ए, और यहाँ पे क्या हो गया, एम जी प्लस ए, मतलब अपेरेंट वेट आपका ज्यादा लगेगा। क्यों, ऊपर जाते हो तो आपको ऐसा लगता है ना ऊपर हमें कोई खींच रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट थर्ड केस, केस 2 हो गया, केस 3 की बात कर रहे हैं। व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है मतलब आर माइनस एम जी लो। देखो एक्सेलरेशन जीरो है तो आर माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो लिखो, या एम जी माइनस आर इज इक्वल टू जीरो लिखो। दोनों केस में आर इज इक्वल टू क्या आएगा, एम जी है। मतलब कौन सा वाला केस, बुक वाला केस, रेस्ट पे है। मान लो फोर्थ फ्लोर आया, उस पे रुकी हुई है, कोई पेशेंट, कोई क्या बोलते हैं, अंदर आ रहा है, कोई बाहर जा रहा है, उसके लिए रुका हुआ है, तो जितना ऊपर वेट लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है, ठीक है। देन अपरेंट वेट इज इक्वल टू द रियल वेट ऑफ द लिफ्ट एट रेस्ट, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली मतलब उसका एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो उसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं होगा ए जीरो, तब भी उसका वेट क्या होगा, आर इज इक्वल टू एम जी। ये तो रेस्ट जैसा ही केस हो गया, हाँ जी रेस्ट जैसा ही केस हो गया, बिकॉज एक्सेलरेशन तो हो ही नहीं रहा, ठीक है। हेंस अपरेंट वेट इक्वल टू रियल वेट। एंड लास्ट एंड फाइनल केस, व्हेन लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, फॉलिंग फ्रीली हमने पढ़ा है फोर्थ चैप्टर में, फॉलिंग फ्रीली मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी। एक्सेलरेशन फॉलिंग फ्रीली मतलब होल एंड सॉल किसके कारण होगा, ड्यू टू ग्रेविटी। तो नीचे फॉलिंग फ्रीली मतलब नीचे आ रहा है, तो नीचे आने के लिए हमने यही केस देखा, नीचे आने के लिए हमने क्या देखा था, एम जी माइनस आर इज इक्वल टू एम, बट ए इज इक्वल टू जी। देखो क्या हो जाएगा, एम जी माइनस आर इज इक्वल टू एम जी, कम हो जाएगा, कट हो जाएगा, देयरफॉर आर की वैल्यू जीरो। आपको कुछ फील ही नहीं होगा, इसलिए उस केस में अपरेंट वेट जीरो, और उसको वेटलेसनेस बोलते हैं। वेटलेसनेस मतलब वैक्यूम जैसा, आप हवा में उड़ रहे हो। बहुत सारे मूवीज में आपने देखा होगा कि लिफ्ट अचानक से टूट जाती है, नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है, उसको फ्री फॉल बोलते हैं। तो अंदर के जो बंदे लोग हैं, अंदर के जो बंदे और बंदियां जो भी हैं, मैन एंड वुमेन जो भी हैं, बच्चे भी हों, तो वो हवा में उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे हॉलीवुड की मूवीज है, आप ट्राई कर सकते हो, देखते हो, और नेटफ्लिक्स में भी आजकल बहुत सारे आते हैं ऐसे। तो उसको हम बोलते हैं वेटलेसनेस का केस। कब, व्हेन इट इज फॉलिंग फ्री। तो हमने 5 केस पढ़े। पहला केस एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, तब आपका अपरेंट वेट है वो कम लगेगा। सेकंड केस एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, तब आपका अपरेंट वेट ज्यादा लगेगा। थर्ड केस व्हेन इट इज एट रेस्ट, तो जितना अपरेंट वेट उतना ही एक्चुअल वेट। फोर्थ केस ये रहा, व्हेन इट इज मूविंग यूनिफॉर्मली, तो एक्सेलरेशन तो हो नहीं रहा है, मतलब जितना आपका अपरेंट वेट उतना ही एक्चुअल वेट। और फिफ्थ फॉलिंग फ्रीली, तो आपका अपरेंट वेट क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब पता ही है आप जीरो, क्यों, क्योंकि नीचे गिरते ही आपका खत्म, आगे बढ़ो, उनको पता ही है, इसलिए अपरेंट वेट आपका जीरो हो जाएगा। जैसे ही नीचे गिरोगे तो एक्चुअल वेट भी जीरो, क्योंकि मर जाओगे तो उसके बाद तो कोई वेट वेट को फर्क नहीं पड़ता। ये चीज क्लियर हो गया बेटा, पक्का, ठीक है, आगे बढ़े। ओके, ये देखो ये 3 केस, ये बंदा देखो कैसा मस्त खड़ा है। फर्स्ट केस एक्सेलरेशन जीरो है, सेकंड केस ऊपर की तरफ है, और थर्ड केस नीचे की तरफ है। अब ऊपर की तरफ है तो उससे क्या होगा, इस केस में तो क्या होगा, फर्स्ट केस में बताओ, एट रेस्ट, एट रेस्ट भी बोल सकते हो, या यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकते हो। इस केस में क्या होगा, आर इज इक्वल टू एम जी। इस केस में क्या होगा, आर इज ग्रेटर देन डब्ल्यू। इस केस में क्या होगा, आर इज लेस देन अपरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट, अपरेंट वेट इज लेस देन एक्चुअल वेट। क्लियर, डन, ओके। सो यहाँ पे हमारा न्यूटन के तीनों के 3 लॉज खत्म होते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सीबीएसई वाले अब वो सोच रहे हैं कि हाँ सर अभी हमारा स्टार्ट हुआ, तो मैं उनको बता दूं बेटा सब आपके लिए ही है, आगे के 3 नहीं पढ़ोगे तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम पड़ेगा। क्या बोल रहा है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन का मतलब क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, मास कैन neither be created nor be destroyed and it can neither be created nor be destroyed। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में क्या है, लीनियर मोमेंटम कैन neither be created nor be destroyed, ऐसा नहीं।
कंजर्वेशन मतलब जितना पहले है उतना ही बाद में रहेगा। इट स्टेट्स दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ एनी नंबर ऑफ पार्टिकल, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जिसपे बाहर से कोई, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन सिस्टम। ठीक है, तो उसके अंदर मान लो n नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो उनका वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल पार्टिकल रिमेन्स कंजर्व्ड इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। आइसोलेटेड मतलब जो किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, अकेला, इंट्रोवर्ट, लोनली, अलोन, तो सबका लीनियर मोमेंटम जो पहले था बाद में भी वही रहेगा। ठीक है, पक्का, ये उसकी डेफिनेशन है, लिख लीजिए, फिर हम मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है बेटा, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, मोस्ट आईएमपी डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, नाउ सबसे पहले इसमें स्टार्ट करने से पहले हम लिखेंगे कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम जिसपे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता है, जो मैंने आपको बता दिया इसलिए वो नहीं लिख रहा हूँ, जिसके अंदर हाँ ऑफ एन पार्टिकल्स, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, let particles be, let mass of the particle be, let mass of the particles be m1 m2 m3 dot 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 up to mn, और ये सब मूव कर रहे हैं and are moving with the velocities v1 v2 v3 up to vn। डन, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबका मोमेंटम क्या हो गया, देयरफॉर टोटल लीनियर मोमेंटम, जल्दी से मुझे बताओ क्या होगा, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, उसको तो हम P लिखते हैं, फॉर्मूला क्या होगा, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 अप टू mnvn, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू Pn। क्लियर हो गया, ये P स्मॉल है। नाउ मान लेते हैं इफ F इज external force, then according to Newton second law, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। आप बोलोगे सर फोर्स तो नहीं लगेगा, वो नेक्स्ट लाइन में समझाता हूँ, पहले इतना लिख लीजिए। ठीक है बेटा, ओके, बट सिंस इट इज आइसोलेटेड सिस्टम, और कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम होती है तो आपको पता है कि उसका नेट फोर्स क्या हो जाता है, जीरो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, dp बाई dt भी क्या हो जाएगा, जीरो। और मुझे एक चीज बताओ कि किसी का भी डिफरेंशिएशन d बाई dt ऑफ एनीथिंग, एनीथिंग जीरो कब होगा, तो ये वाला जब एनीथिंग कांस्टेंट होगा तभी ना। याद करो डिफरेंशिएशन कब किसका जीरो होता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, याद आया, बस यही है। तो therefore here p is constant, लिखना हो तो लिख लो, बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। समझ में आया, समझ में आया बेटा आपको, पक्का, ठीक है। आगे बढ़े, तो p इज कांस्टेंट हुआ तो हम क्या बोल सकते हैं, तो p इज इक्वल टू, हमारा क्या था, p1 प्लस P2
प्लस P3 अप टू Pn, ये भी सारे क्या रहेंगे, ये भी सारे रहेंगे कांस्टेंट। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो 10 इसके बाद एक स्टेटमेंट, इन एब्सेंस ऑफ any external forces, the total linear momentum of system of particles remains conserved। सर आप कांस्टेंट है तो कंजर्व कहाँ पे, मतलब जो पहले था वही बाद में रहेगा, उसका मतलब कंजर्व ही हुआ ना, पक्का, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। दूसरा डेरिवेशन, ये डेरिवेशन भी बहुत ही मस्त वाला है, ये भी हम इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड लॉ से डिराइव करेंगे लिनियर मोमेंटम, कहाँ से डिराइव करेंगे, थर्ड लॉ से। क्या करेंगे, कंसीडर टू बॉडीज, देख लो पहले दो बॉडीज है, टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मास m1 एंड m2, डेरिवेशन है इसलिए ये सब लिखना पड़ेगा, रिस्पेक्टिवली मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली। देखो मैं आपको पहले ब्रीफ में समझा दूं, ये दो पार्टिकल्स हैं a और b, इसकी वेलोसिटी u1, इसकी u2, इसका मास m1, इसका मास m2 बिफोर कॉलिजन। जब ये टकराएंगे, टकराएंगे मतलब इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी तो ही टकराएगा, वरना तो ये आगे चला जाएगा। ये जब टकराएंगे तो ये वाला बंदा इस पे फोर्स लगाएगा, ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा, और आफ्टर टकराना दोनों का वेलोसिटी सेम रहेगा, चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v1 एंड v2। क्लियर हुआ, पक्का। एंड आफ्टर कॉलिजन velocities of A and B becomes v1 and v2 respectively, ठीक है। एंड मान लेते हैं दे collide for टाइम डेल्टी, क्योंकि कॉलिजन थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए ही रहेगा, पक्का। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा, इतना जल्दी डायग्राम भी बनाना। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग कॉलिजन, जब कॉलिजन हो रहा है, डायग्राम चेक करो, द बॉडी ए exerts force on B and according to Newton's third law of motion, body B applies equal and opposite force on A। तो therefore मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ बेटा, FAB इज इक्वल टू माइनस FBA, ठीक है, पक्का। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, इम्पल्स ऑफ FAB क्या होगा, इम्पल्स ऑफ FAB होगा FAB इंटू डेल्टी, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, ओके, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए। FAB का मतलब फोर्स ऑन ए बी, तो मोमेंटम किसका चेंज होगा, ए का चेंज होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए का फाइनल माइनस इनिशियल। अब चेक कर लो बेटा, फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है v1, इनिशियल कितनी है u1, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, m1 v1 माइनस m1 u1। क्लियर हो गया। सिमिलरली अब हम बात करते हैं इम्पल्स ऑफ FBA, कितना होगा, FBA डेल्टी,
होगा एफ बी ए डेल टी। एफ बी ए डेल टी मतलब क्या हो जाएगा, किसका चेंज होगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी, बी का मोमेंटम चेंज होगा। बी का मोमेंटम इनिशियल कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल m2v2 माइनस m2u2। सेकेंड बॉडी है, उसका मास m है, m2 है, उसकी वेलोसिटी v2 है, उसकी वेलोसिटी इनिशियल है u2। इतना क्लियर हो गया, डन, ओके। अब ध्यान से सुनना, सिंस एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी है, करेक्ट और नॉट, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको दोनों साइड डेल टी से मल्टीप्लाई करूं तो उससे कोई फर्क पड़ेगा आपको किसी को, मेरे ख्याल से तो नहीं फर्क पड़ना चाहिए। तो एफ ए बी डेल टी हमारा कितना था, जल्दी से बताओ, m1v1 माइनस m1u1, ठीक है, माइनस एफ बी ए डेल टी कितना है, m2v2 माइनस m2u2। कितना लिख लिया, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा, इतना जल्दी से, ओके। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको ब्रैकेट ओपन कर दें, m1v1 माइनस m1u1 इज इक्वल टू माइनस m2v2 प्लस m2u2। अब इसको मैं इधर लेके आऊं और इसको मैं इधर लेके जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। ये जो है ये हमारा काम का बंदा है। क्यों काम का बंदा है, तो देखो ये मोमेंटम है किसका, आफ्टर कोलिजन, तो दैट इज टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर collision is equal to total linear momentum u1 u2 है, मतलब वो क्या हो जाएगा, बिफोर collision। तो इसका मतलब जितना मोमेंटम आप बिफोर collision था उतना ही मोमेंटम आफ्टर collision हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस प्रूव्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। डन, डन 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 डन, ओके। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। अब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एक तो एग्जांपल लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है रिकॉल ऑफ अ गन। आपने देखा होगा कोई भी गन फायर करता है वो यहाँ पे रखता है, बड़ी वाली गन ऐसी गन होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब आप बुलेट फायर करोगे तो वो थोड़ा पीछे आता है, ऐसे आप नहीं पकड़ के रखते हो, आपके सामने उन्हें था सीधा नाक पे आएगा, नाक टूट जाता है। So when we fire a bullet from a gun, it is observed that gun recoils back. Recoils back मतलब पीछे आती है, इसलिए तो उसका recall of gun है। If we know the velocity of the bullet fire, then we can easily calculate the velocity of gun. हमको ये पता है कि भाई velocity of bullet मान लो 100 मीटर पर सेकंड है, तो recoil velocity of recoil हम find कर सकते हैं। कैसे, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है रिकॉइल ऑफ अ गन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मैं इसको किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। तो हमें एक चीज तो अच्छे से पता है और वो है टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। यही तो आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ठीक है, डन, ओके। तो मास ऑफ, यहाँ पे देखो ये कैपिटल एम और स्मॉल एम लिखा है, बट इसको हम कट करके यहाँ पे मास ऑफ द गन को हम कैपिटल एम मानेंगे, मास ऑफ द बुलेट को स्मॉल एम मानेंगे, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट को हम स्मॉल वी मानेंगे और वेलोसिटी ऑफ गन को हम कैपिटल वी मानेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, डन। ये नहीं लिखना है, वो मेरे से गलती से टाइप हो चुका है, थोड़ा चेक कर। तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, बिफोर फायरिंग मतलब मास ऑफ गन, सॉरी बुलेट,
और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट स्टेशनरी 0 प्लस मास ऑफ गन बिफोर फायरिंग वो भी स्टेशनरी, मतलब उनकी वेलोसिटी 0। टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, चलो आफ्टर फायरिंग मतलब क्या होगा, मास ऑफ बुलेट m उसकी वेलोसिटी v प्लस मास ऑफ गन m उसकी वेलोसिटी कैपिटल v। तो एनीथिंग इनटू 0 इज 0, ये m स्मॉल v प्लस कैपिटल M कैपिटल V। हमें रिकॉल वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो रिकॉल वेलोसिटी हाँ डायरेक्ट एरो डाल दो ना ताकि कोई दिक्कत ना हो। हाँ तो हमें ये कैपिटल V फाइंड करना है, तो इसको दूसरी साइड लेके जाओ, तो m इंटू कैपिटल V इज इक्वल टू माइनस m स्मॉल v, देयरफॉर V कैपिटल इज इक्वल टू माइनस m स्मॉल v अपॉन कैपिटल M। ये हो गया रिकॉल वेलोसिटी, मतलब होल एंड सॉल किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट पे। तो नेगेटिव साइन क्यों आई है, नेगेटिव साइन इसलिए आई है, दिस इंडिकेट्स नेगेटिव साइन indicates velocity of bullet and velocity of gun are opposite, दोनों ऑपोजिट है। देख लो ना, रिकॉल वेलोसिटी इस साइड आएगी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट उस साइड जाएगी, तो गन पीछे के साइड आएगी, इसलिए दोनों हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे से अपोजिट होंगे, अपोजिट अपोजिट। डन। दूसरा एक एग्जांपल पहले लिख लीजिए जल्दी से, फॉर्मूला याद रख लेना, बहुत काम आएगा। वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू माइनस मास ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द गन इज इक्वल टू माइनस मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ द गन। एक और एग्जांपल है एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। बॉम्ब जब फटता है, मान लेते बिफोर एक्सप्लोजन बॉम्ब ऐसे ही पड़ा है, जब बॉम्ब फटता है तो उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं, मान लेते वो 2 टुकड़ों में टूट जाता है। तो हमको पता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब मान लो यहाँ पे 2 टुकड़े में टूटा है, किसी जगह 3 टुकड़ों में टूटता है, ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे, कहीं पे 4 टुकड़ों में टूटता है, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन तो ये 0 ही हो जाएगा। मैंने 0 क्यों लिखा, बिकॉज सारे स्टेशनरी है, मतलब वेलोसिटी तो होगी ही नहीं। तो आफ्टर मोमेंटम क्या होगा, m1v1 प्लस m2v2। क्लियर हो गया। और देख सकते हो v1 और v2 दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, मतलब एक प्लस एक माइनस एडिशन होके वापस वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये याद रखने का एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, प्लीज इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। डन, आगे बढ़े। सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, देखो यही है, 30 kg शेल नहीं शेल इज फ्लाइंग एट 48 मीटर पर सेकेंड। 30 kg शेल मतलब इतना बड़ा बॉम्ब पकड़ लो, उसकी वेलोसिटी कितनी है, मास ऑफ द सेल को, मास ऑफ शेल m इज इक्वल टू 30 kg, वेलोसिटी ऑफ शेल, कितनी वेलोसिटी से वो ट्रैवल कर रहा है, v कितना है, 48 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब क्या बोला है, व्हेन इट एक्सप्लोड्स इट वन पार्ट ऑफ 18 kg स्टॉप, फर्स्ट पार्ट उसका, उसके मास को मैं m1 लेता हूँ 18 kg, उसकी वेलोसिटी v1 0 स्टॉप हो जाती है, while the remaining part, सेकंड पार्ट, तो रिमेनिंग पार्ट बेटा दूसरा कितना हो जाएगा, लॉजिकल बात करें तो 12 kg। क्यों, बिकॉज शेल 30 kg का टूटेगा तो 18 प्लस 12 वो तो सेम रहेगा ना, उसमें थोड़ी चेंज आएगा। तो हमें उसकी दूसरी वेलोसिटी v2 है ना, वो फाइंड करनी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोल सकते हैं, टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। बिफोर एक्सप्लोजन क्या होगा, जल्दी से बताओ, बिफोर एक्सप्लोजन तो एक ही है वो पूरा m इंटू वी, और आफ्टर एक्सप्लोजन m1v1 प्लस m2v2, सारी वैल्यूज आपके पास है। m कितना है 30, v कितना है 48।
ठीक है। m1 कितना है 18, v1 है 0, m2 कितना है 12 और v2 कितना है वही तो हमें फाइंड करना है। ये तो 0 हो जाएगा। 30 into 48 is equal to 12 into v2, 12 और 48 कैंसिल 4, तो 34 therefore v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 मीटर पर सेकंड। तो जो दूसरा उसका लेटर वाला है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 120 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। डन, पक्का। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से बेटा। नेक्स्ट, अ कार ऑफ मास 1 मेट्रिक टन, 1 मेट्रिक टन का मतलब क्या होता है 1000 केजी टन, ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ, इसको हम कैपिटल एम मान लेते हैं, उसकी वेलोसिटी को मान लेते हैं 32, डैशेस इनटू द ट्रक, तो इसको कैपिटल एम नहीं इसको m1 मानना पड़ेगा और इसको v1 हाँ m1 और u1 ये कार की बात है और यहाँ पे ट्रक की बात कर रहे हैं। ट्रक डैशेस इनटू द ट्रक ऑफ मास, इसका मास 8000 kg और मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, और वो कितने स्पीड से ट्रैवल कर रही है 4 मीटर पर सेकंड। आफ्टर द कलिजन द कार बाउंसेस बैकवर्ड, मतलब ये देखो ये कार है और ये ट्रक है, 4 पहिए वाली होती है ना, ये बिफोर कलिजन इस पे टकराएगी, तो आफ्टर कलिजन 2 पहिए वाली और ये 4 पहिए वाली, ये इस साइड जाएगी और ये इस साइड जाएगी। लॉजिकल बात है भैया, वो तो बाउंस बैक हो जाएगी, इसका वेट कितना ज्यादा होगा, समझ में आ रहा है, पक्का। डन, तो हम क्या बोल सकते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ट्रक आफ्टर द इम्पैक्ट, और कार बाउंसेस बैक, तो इसकी v1 हमें दी हुई है 8 मीटर पर सेकंड, बट वो भी कौन से डायरेक्शन में बाउंसेस बैक है, मतलब -8 मीटर पर सेकंड, और हमें इसकी v2 फाइंड करनी है। so total linear momentum before collision is equal to total linear momentum after collision, ठीक है। सो बिफोर कलिजन कितना मोमेंटम होगा जल्दी से बताओ, m1 u1 प्लस m2 u2 बिफोर कलिजन, आफ्टर कलिजन कितना होगा m1 v1 प्लस m2 v2, सारी वैल्यूज आपके पास, m1 है 1000, u1 है 32, m2 है 8000, u2 है 4, m1 कितना है वापिस 1000 और v1 है -8, m2 कितना है 8000 और v2 हमें फाइंड करना है। सबसे पहले तो मैं देखो 3 0 इधर से कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पे बचेगा 32 प्लस यहाँ से 3 0 तो 8 4 जा 32, समझ में आ रहा है बेटा 1000, क्योंकि 32,000 मैं 1000 कॉमन निकाला है, सेम टू सेम यहाँ से 1000 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे बचेगा -8 और यहाँ पे बचेगा +8 v2, ये हो जाएगा 64 और -8 इस साइड आएगा तो +8, 64 + 8 इज इक्वल टू 8 v2, तो देयरफॉर 64 + 8 इज 72 इज इक्वल टू 8 v2, तो v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 मीटर पर सेकंड, और कौन से डायरेक्शन में, इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि आंसर आया प्लस। डन, कैलकुलेशन पता चला है, मैंने शॉर्ट में किया, आप अपने तरीके से कर सकते हो, आपको जो कैलकुलेशन इजी लगे वो, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से, ओके। ये क्वेश्चन पता नहीं मुझे बहुत पसंद है, मजा आता है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या बता रहा है, a balloon with mass m is descending down with an acceleration a, descending down मतलब नीचे आ रहा है, ठीक है, ये बलून है, उसका मास m है इसलिए वेट नीचे लगेगा mg, और उसका एक्सेलरेशन नीचे होगा, नो डाउट फोर्स ऊपर लगेगा, ये कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा ड्यू टू क्या बोल सकते हैं एयर के कारण, और रिटार्डिंग फोर्स, f is retarding, how much mass should be removed from it so that it start moving upward, मतलब हमें क्या करना है, मुझे इसको ऊपर भेजना है, तो इसमें से मैं कितना मास रिमूव कर दूं, मतलब मुझे मास रिमूव करना पड़ेगा, तो लेट, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट m मास बी रिमूव्ड,
फ्रॉम द बलून 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 बलून। एम मास रिमूव कर देंगे तो नेट मास कितना रह जाएगा, एम माइनस एम, तो उसका वेट कितना नीचे लगेगा। वेट मतलब समझ रहे हो ना, मास इनटू ग्रेविटी। फोर्स तो ऊपर ही लगेगा, बट नेक्स्ट केस में एक्सेलरेशन ऊपर हो जा रहा है। कितना क्लियर हुआ? पक्का। तो सबसे पहले नेट फोर्स ऑन बलून व्हेन इट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। नीचे आ रहा है ना पहले केस में, तो नेट फोर्स कितना होगा, एम जी माइनस एफ, क्योंकि कौन ज्यादा होगा, एम जी। मैंने आपको बताया जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हो वो डायरेक्शन पहले लेने का, माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन। दूसरा केस क्या मानेंगे, नेट फोर्स ये क्या हो जाएगा पता है, एम ए हो जाएगा। ये एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ। आप लोग सर एम ए कहां से होगा, बेटा लिफ्ट वाला केस देख लो ना, लिफ्ट इसलिए मैंने पढ़ाई आपको, फोर्स तो लगेगा। अब देखो एक सिंपल सी बात है, इन दोनों को आप माइनस करो। देखो एक बॉडी है, एक बॉडी, आप इधर से 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, मैं इधर से 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, तो नेट 5 न्यूटन फोर्स होगा किस साइड, इस साइड होगा, नेट 5 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या हो, 5 इक्वल टू 10 माइनस 5, तो एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ हो गया। नेट 5 न्यूटन, तो नेट एक्सेलरेशन कौन सी साइड होगा, इस साइड। और फोर्स, नेट फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, कौन सी साइड, इस साइड। कौन सा, बड़े में छोटे को माइनस करना है, सिंपल सी बात है। बेटा कंफ्यूज मत हो जाइए, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। ओके, तो नेट फोर्स ऑन बलून व्हेन इट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, जब अपवर्ड जाएगा तो कौन ज्यादा होगा, एफ। उसमें से हम किसको माइनस कर देंगे बेटा, एम माइनस एम जी। तो ये जो हमारा फोर्स किसके, ये जो फोर्स होगा कितना है, एफ माइनस एम माइनस एम जी। क्यों, क्योंकि हम ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा लगेगा नीचे कंपेरिजन में। तो नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, m माइनस एम ए। क्यों, अभी उसका मास कम हो गया, कैपिटल एम ए नहीं लिख सकते हम, ठीक है। ये नंबर 1 इक्वेशन, ये नंबर 2 इक्वेशन। अब फ्रॉम 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे, 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे तो देखो बेटा इधर ओपन कर देंगे हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इंटू ए, एम ए माइनस एम ए इज इक्वल टू एफ माइनस क्या हो जाएगा, एम जी प्लस एम जी। अब देखो यहाँ से कैपिटल एम ए मैं 1 से निकाल लूँ, मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, कितना आएगा, एम जी माइनस एफ माइनस एम ए इज इक्वल टू एफ माइनस एम जी प्लस एम जी। हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड, हमें स्मॉल एम फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है बेटा, स्मॉल एम फाइंड करना है, ठीक है। पहले इतना लिख लीजिए जल्दी से बेटा, फिर आगे समझाता हूँ। ओके बेटा देखो, अभी सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, हमें तो क्या फाइंड करना है, हमें तो स्मॉल एम फाइंड करना है। ओके, अब स्मॉल एम कैसे फाइंड कर सकते हैं, आपको देखो एफ, एफ कैसे भी करके एलिमिनेट करना है आपको एफ। तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे हमको एफ एलिमिनेट करना है, देख लो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम ए की जगह पे एम जी माइनस एफ पुट कर दिया, माइनस एम ए, यहाँ पे आ जाएगा एफ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बता बेटा, यहाँ पे एक चीज कर लेते हैं हम, एक छोटी सी चीज कर लेते हैं, हमें एफ चाहिए ही नहीं, बिकॉज एफ हमें पता नहीं है। फ्रॉम 1 एफ की वैल्यू क्या होगी, एफ इज इक्वल टू, इसमें चेक कर लो, एम जी माइनस एम ए हो जाएगी, ये माइनस एफ इस साइड जाएगा, एम ए इस साइड आएगा, और पुट इन टू करेंगे, पुट इन टू चेक कर लो, एम ए माइनस स्मॉल एम ए, एफ की जगह पे एम जी माइनस कैपिटल एम ए माइनस एम जी प्लस एम जी हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस एम जी, ये प्लस एम जी कैंसिल हो गया, बचा इतना ही। चलो जल्दी, ये माइनस एम ए और ये प्लस एम ए कैंसिल नहीं होगा, प्लीज लिख लीजिए जल्दी से। ओके,
तो अब देखो हमें क्या करना है, हमें तो ये कट कर दिया, हमें फाइंड करना है क्या, स्मॉल m। तो ये माइनस एम ए को इस साइड लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस एम ए, ये माइनस एम ए को उस साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा एम जी प्लस एम ए, ये हो जाएगा 2ma इज इक्वल टू m कॉमन g प्लस ए। देयरफॉर m का फॉर्मूला क्या आएगा, अब स्मॉल m का फॉर्मूला जल्दी से बताओ, स्मॉल m इज इक्वल टू ये g प्लस ए नीचे चला जाएगा, हो गया g प्लस ए, फाइनली खत्म हुआ। ठीक है, डन, क्लियर हो गया बेटा, किसी को भी कुछ डाउट है, नहीं है ना? ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, सो फाइनली आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस थे, सॉल्व करते रहिएगा, एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक से भी करते रहिएगा ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो जाए। बाकी तो आप लोग काफी होशियार हो, उसमें तो बताने की जरूरत नहीं है, बट अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, अच्छे से रिवाइज करिएगा। ठीक है बेटा, स्टडी वेल एंड टेक केयर।